जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हर बार की तरह इस बार फिर से मूल मंत्र क्लासेस ने एसएससी जीडी में अपना परचम लहराया है, बेहतरीन रिजल्ट दिया है और एक बच्चे नहीं अच्छे बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट आया है। मैंने आपको सारा कुछ टेलीग्राम पे चैनल पे भेज दिया है, आप वहां पे जाके सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है ना। आइएगा, संडे को इस बार एग्जाम हुआ था, बच्चों का टेस्ट हुआ था। ऑफलाइन जो टेस्ट होता है प्रत्येक संडे सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होता है। पहली चीज तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी बच्चा संडे को टेस्ट आके दे सकता है, ओएमआर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो उसी का टेस्ट दिया गया था, तो यहाँ पे आज बच्चों का वही सारा कुछ सॉल्व कराया जाएगा। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट था ये। इंग्लिश का मैं पूरे क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, किस तरीके से किसका क्या आंसर होगा और उसका सोल्यूशन कैसे आएगा, क्या चीज होगा, ठीक है। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश प्रैक्टिस सेट आपका है 20x20, ये मैंने सीरीज चलाया है जिसमें आपका पूरा 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। चलिएगा, वीडियो को रोक के आंसर करिएगा, देखिएगा क्या आंसर आता है, देन आपको मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। चलिएगा, वीडियो को रोकिएगा, आप आंसर करिएगा और मैं बताने चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में मैं बार बार कहता हूं पढ़िए वही जो एग्जाम में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। एक आपका होता है बेसाइड और दूसरा आपका होता है बिसाइड्स। एक आपका होता है बेसाइड, दूसरा आपका होता है बेसाइड्स। बेसाइड का मीनिंग होता है बगल में। क्या होता है बच्चों? बगल में, ठीक है। और बेसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा या के अतिरिक्त, के अलावा या अतिरिक्त। इतनी बात समझ में आई? चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स। बिसाइड्स का मीनिंग मैंने क्या बताया? के अलावा, मतलब उसके माता पिता के अलावा, उसके माता पिता के अलावा वह ऑल्सो, वह भी वहां पर प्रेजेंट था। कहां पे प्रेजेंट था? ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट द फंक्शन। वह भी फंक्शन में प्रेजेंट था। किसके अलावा? अपने माँ बाप के अलावा या उसके माँ बाप के अलावा वह भी वहां फंक्शन में प्रेजेंट था। और जब प्रेजेंट था तो ही के सेंस में क्या आ जाएगा? वॉज का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका कोई चांस ही नहीं बनता, इसका कोई चांस नहीं बा, इसका भी कोई चांस नहीं है। तो कुल मिला के यहां पे ही के साथ किसका प्रयोग होगा? पास्ट, जो कि पास्ट के बारे में बात की जा रही है। जब पास्ट के बारे में बात की जा रही है तो कुल मिला के आपका क्या हो जाएगा? वर्स हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आया है आपका, यहां पे आपको प्रपोजिशन सेलेक्ट करना है। द थंडर वॉज accompanied a heavy rain। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप आंसर करिए, आप आंसर करिए और लास्ट में भी बताइएगा कितना क्वेश्चन आपने किया। accompanied आया है ना, accompanied के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है। कौन कौन सा लगता है? एक आपका लगता है बाई और दूसरा आपका लगता है विद। ध्यान दीजिएगा, बाई कब लगेगा और विद कब लगता है? बाई का प्रयोग तब किया जाता है जब पर्सन के बारे में बात की जाती है, और विद का प्रयोग तब किया जाएगा जब किसी चीज, कोई भी चीज ना आए, मतलब समथिंग के बारे में बात की जाती है। समथिंग के बारे में बात की जाए तो वहां पे क्या लग जाएगा? आपका विद लग जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, accompanied के साथ आपके दो प्रीपोजिशन लगते हैं, बाई लगता है या तो विद लगता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा, थ्रो नहीं लगेगा, अप नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, आंसर क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। बात समझ आ गई? कभी ऐसा होता है कि दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट को तैयार रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड बोला है, मतलब करेक्ट स्पेलिंग आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। तो मेरे भाई हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। क्या होता है? निर्वात, जहां पे वायु नहीं पाया जाता है। इसका सही जो स्पेलिंग होगा VACWU
एम होता है, VACWM होता है। ध्यान दीजिएगा, VACWM होगा, डबल सी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस चीज को वैक्यूम पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? वैक्यूम पढ़ा जाता है, वैक्यूम नहीं पढ़ा जाता है। अगर हम वैक्यूम पढ़ेंगे तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, लेकिन अगर वैक्यूम पढ़ेंगे तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्क द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। प्लूरल फॉर्म बताना है इस आपके वर्ड का। वर्ड क्या है आपका? माउस। वर्ड क्या दिया गया है? माउस दिया गया है। और माउस का जो प्लूरल फॉर्म होता है, माउस का मतलब हो जाता है यहां पे आपका माइस। माइस जो होता है माउस का प्लूरल फॉर्म होता है। ऐसे अगर पूछा जाता है लाउस, लाउस का क्या हो जाएगा? लाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इस तरीके से अगर आपको पूछता है तो आपको ऐसे कह देना है। साथ ही साथ और कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। अगर आपको फुट का पूछता है यहां पे, तो आपको क्या बताना है? फीट बताना है। मैन का पूछता है तो मैन का क्या बताना है? मैन बताना है। कुल मिला के आपको वोवेल चेंज करने के नियम में मैं पढ़ाता हूं इस चीज को। जब नाउन पढ़ाता हूं तो वहां पे ये चेंज करने का रूल मैं बताता हूं आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द एंटोनिम द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम बताना है किस चीज का? एम्बिलिस। एम्बिलिस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ये चीज समझना चाहिए आपको अच्छे से। एम्बिलिस का मीनिंग क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एम्बिलिस का मीनिंग जो होता है चीजों को डेकोरेट करना होता है। क्या होता है? चीजों को डेकोरेट करना। डेकोरेट करने का मतलब होता है चीजों को सजाना। क्या कहते हैं? चीजों को सजाना या संवारना। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एंटोनिम पूछा मतलब जस्ट अपोजिट पूछा है। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब चीजों को त्याग करना, समझना, तो सैक्रिफाइस आंसर नहीं होगा। अगला है आपका डिसफिगर। चलिए अगले पे आते हैं। फॉरेट। फॉरेट का मतलब होता है पनिश। पनिश का मतलब होता है दंड। क्या होता है? दंड होता है। तो कुल मिला के इस चीज का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये सिनोनिम हो जाएगा। चलिए इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी पर दोष लगाना, दोष लगाना, दोष लगाना, दोष लगाना या क्लेम करना किसी चीज पे। तो कुल मिला के आपका ये क्या हो जाएगा? इंडिक्ट का मतलब होता है दोष लगाना, दोषी ठहराना, किसी को अध्यारोपित करना, वही आपका इंडिक्ट कहलाना होता है। तो कुल मिला के किसी चीज को अगर हम सजाते हैं तो इसका मतलब उसको हम फिगर करते हैं। क्या करते हैं? फिगर करते हैं, सॉरी। लेकिन किसी चीज को अगर हम लोग बिगाड़ रहे हैं, सजा नहीं रहे हैं, अगर बिगाड़ रहे हैं तो बिगाड़ने को कहा जाता है डिसफिगर। तो डिसफिगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है। अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से आंसर करिएगा, क्योंकि आपको सिमिलर आंसर दिखता है जब आप एग्जाम में देखते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं तो आपको लगता है कि चीजें एकदम बिल्कुल सिमिलर चल रही हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वाइज मैन कहा जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाएगा, या इंटेलिजेंट कहा जाएगा, या आपको ओल्ड मैन कहा जाएगा, या वेटरन कहा जाएगा। तो मेरे भाई कोई भी एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है या कोई भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है जिसको हर एक क्षेत्र में नॉलेज होता है, तो वो आपका कहलाता है वेटरन। बात समझ आ गई? कोई भी एक्सपीरियंस्ड अगर पर्सन होगा। और एक क्वेश्चन और तैयार कर लीजिएगा साथ ही साथ, अ पर्सन who walk in sleep, who walk in sleep, वह व्यक्ति जो नींद में चलता है, वह व्यक्ति जो नींद में चलता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए इस चीज का आंसर क्या होगा? ऐसा व्यक्ति बताइए जो नींद में चलता हो, उसको क्या कहा जाता है? तो आप लोग अगर हमारे स्टूडेंट रहेंगे फटाफट जवाब देंगे कि उसको कहा जाता है सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म जो होता है इसका मतलब होता है नींद में चलने वाला व्यक्ति। बात समझ आ गई? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? एन एंशिएंट विच रिजल्ट इन डेथ।
ऐसी एन एक्सीडेंट वह घटना जिसका परिणाम बिल्कुल क्या हो, मृत्यु हो, उसको क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, इंजरस का मतलब घायल होना कहते हैं, मरना नहीं कहते हैं, ये आपका आंसर नहीं होगा। डेंजरस खतरनाक, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फैटल का मतलब होता है घातक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घातक हो जाएगा, फैटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पे देखते हैं, यहां पे देखेंगे द टीचर इंटर्ड, यहां पे भी पूछा गया क्या भरा जाएगा, इन भरा जाएगा और इनटू भरा जाएगा, ऑन भरा जाएगा, या आपका नो प्रीपोजिशन भरा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, यहां पे भरा क्या जाएगा, इंटर, कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। इंटर जो होता है इसके साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, एक तो आपका लगता है इनटू और दूसरा आपका नो प्रीपोजिशन, दो केस बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी चीज पर एग्री होने का सेंस होता है, सहमति, एग्रीमेंट तैयार होता है, कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, तो वहां पे इंटर के साथ क्या लगाना है आपको, इनटू लगा देना है। कब लगाना है? जब किसी भी चीज पे सहमति हो, एग्रीमेंट तैयार हो रहा हो या कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो रहा हो, तो उस केस में आपको लगाना है इंटर के साथ इनटू लगाना है। लेकिन जब कभी भी इंटर का सेंस प्रवेश करने के सेंस में निकलेगा, जब कभी भी इंटर का प्रयोग प्रवेश करने के सेंस में निकलता है, प्रवेश करने के सेंस में निकलता है, तो वहां पे इंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आप बताइए, यहां पे द टीचर इंटर्ड द क्लास, मतलब अध्यापक जो है वो कहां प्रवेश किया, क्लास में प्रवेश किया। तो प्रवेश करने के सेंस में इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है ही विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ही विल नॉट गेट गुड मार्क्स, यू वर्क हार्ड। ये क्या क्वेश्चन बनता है आपका, क्या क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। जब कभी भी ही विल नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर पाएगा, कब? जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा। तो जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकता है या नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो जब कभी भी दो कंडीशनल सेंटेंस हो, ये आपका पूरा कंडीशनल सेंटेंस है भाई, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा वो अच्छे अंक नहीं प्राप्त करेगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस बन रहे हैं। जब कभी भी दो सेंटेंसेस नेगेटिव में बात की जाती हैं, तो वहां पे आपका कंडीशनल सेंटेंस नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है। या तो आपका लगता है अनलेस, या तो आपका लगता है अनटिल, दो ही ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो कहां लगेगा अनलेस, कहां लगेगा अनटिल, यही तो समझने वाली बात है मेरे भाई। अनलेस का प्रयोग किया जाता है जब सेंटेंस में कंडीशन रखी जा रही हो, शर्त रखी जा रही हो, तो वहां पे आपका अनलेस लगेगा। और अनटिल कब लगेगा मेरे भाई? अनटिल तब लगेगा जब सेंटेंस में टाइम के लिए शर्त रखा जा रहा हो, टाइम के लिए शर्त रखा जा रहा, तो वहां पे क्या लग जाएगा? अनटिल लग जाएगा। तो मेरे भाई यहां कंडीशन रखा जा रहा है, जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे, इसका मतलब यहां पे क्या लग जाएगा आपका? अनलेस। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई? चलिएगा, कुछ दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेस्ट, जेस्ट का मतलब क्या होता है? जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, जोश, जिसको कहा जाता है जील। क्या कहा जाता है? जील कहा जाता है। जो जील का मीनिंग भी क्या होता है? जोश होता है, जुनून होता है। तो इसका मतलब होता है उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला ऑप्शन है प्लीजर, प्लीजर का मीनिंग होता है खुशी। क्या होता है? खुशी होता है। प्लीजर का मीनिंग हो जाएगा खुशी। एक मिनट, हाँ, प्लीजर का मीनिंग हो जाता है खुशी। और डिस्टेस्ट, डिसटेस्ट, अगर टेस्ट है तो इसका मतलब रुचि है उस चीज में, अगर डिसटेस्ट है इसका मतलब अरुचि है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट उस चीज में नहीं है। फ्लॉप, फ्लॉप का मतलब होता है कोई चीज फ्लॉप हो जाना, उस तरीके से वो चीज ना चल पाना, मतलब असफलता बोल सकते हैं, नाकाबिलियत बोल सकते हैं। इन सर्कल, इन सर्कल मतलब सर्कल के अंदर, वृत्त के अंदर। इसका मतलब है जेस्ट का मीनिंग होता है जील या जोश या खुशी या उत्साह, वही मीनिंग हो जाता है प्लीजर का। तो प्लीजर यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट है आपका फ्रॉम एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। यहां पे आपको एडजेक्टिव बताना है गिवन वर्ड, यहां पे गोल्ड दिया गया है, गोल्ड का एडजेक्टिव क्या होगा? तो मेरे भाई ये बताइए, जैसे ये चीज है, ये अगर आपका गोल्ड का है या गोल्डन कलर है तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज अ गोल्डन वॉच। दिस इज अ गोल्डन वॉच। ध्यान दीजिएगा, वॉच तो आपका है लेकिन वॉच कैसा है? आपका गोल्डन है। तो कुल मिला के आप एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव आप किसे कहते हैं? ऐसा वर्ड, कैसा वर्ड? ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो कुल मिला के आपका नाउन है यहां पे ये वॉच, और वॉच आपका किस कलर में है, किस तरीके से है? तो ये वर्ड आपको उस चीज के बारे में बता रहा है, और जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन में इंफॉर्मेशन देता है वही आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो गोल्डन आपका यहां पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। गिव द प्लूरल फॉर्म। हीरो, हीरो का प्लूरल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? मैं आपको रूल बताया हूं कि जब कभी भी किसी भी नाउन के लास्ट में ओ आ जाए और ओ के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, ओ आ जाए, ओ के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, प्लूरल बनाने के लास्ट में आपको क्या जोड़ देना होगा? ईएस जोड़ देना होगा। चलिए मेरे भाई, ओ आया है, ओ के जस्ट पहले आपको कॉन्सोनेंट दिखा, तो जहां पे ईएस जोड़ा होगा, चलिए आ गया लास्ट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ये बिल्कुल आपका एक कहावत ही है, प्रोवर्ब होता है, ये आपका क्या होता है? प्रोवर्ब होता है। तो यहां पे आपका जो सेल्डम दिया गया है, सेल्डम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो यहां पे भरा जाएगा आपका सेल्डम। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि यू विल नॉट सक्सीड। आप सफल नहीं होगे कब तक? जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे। फिर से वही बात आ गई, जब वही बात आ गई तो यहां पे क्या लग जाएगा? अनलेस लग जाएगा। अनलेस का प्रयोग किया जाता है जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, सफल नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिएगा मेरे भाई, यहां पे बताइएगा, यहां पे ही नोज मी वेरी वेल, आपको पैसिवाइज बनाना है। पैसिवाइज बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, क्योंकि आप करते क्या हो? सब्जेक्ट को आप क्या बनाते हो? ऑब्जेक्ट बनाते हो, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हो? सब्जेक्ट बनाते हो। चलिएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। चलिए आई सब में है। इसके बाद टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेन वर्ब में एस लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है? प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होता है, और कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होगा तो क्या लगेगा? इज एम आर लगेगा। तो बताइए इज एम आर किस में लगा है? चलिए इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा, इसमें लगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका देखिएगा, इसमें आपका नो के साथ बाई का प्रयोग किया गया है। मेरे भाई नो का थर्ड फॉर्म तो लगेगा, लेकिन नो के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि नो के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, ही सेड टू मी आई हैड अ कार। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास एक कार थी। आइएगा समझिएगा किस तरीके से इसको करते हैं। सेंटेंस आपका असर्टिव है तो रूल लगाइएगा, ही और सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी। ठीक है, सब में है, सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नहीं होगा, सेड टू लगा हुआ है, सेड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता। और दूसरी चीज, मैं अगर इनडायरेक्ट का प्रयोग कर रहा हूं तो यहाँ पे टोल्ड में बदलेगा, टोल्ड में नहीं। इसका मतलब ये पहला आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद टोल्ड मी इफ नहीं आएगा मेरे भाई, इफ नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। चलिए दूसरा सही होगा तो चौथा सही होगा। चलिए दिमाग घुमाते हैं अपना। इसमें कौन सा टेंस है? इसमें टेंस कौन सा? आई हैड अ कार। कुछ लोग आंसर कर रहे होंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता है। जब कभी भी आपको हैड दिखे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तब आप उसको बोलोगे पास्ट परफेक्ट है। कैसा है आपका? पास्ट का परफेक्ट है। लेकिन जब कभी भी आपको हैड, was, were,
अकेला दिखेगा, तो आपको बोलना है पास्ट का इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? पास्ट का इंडेफिनिट होता है। तो मेरे भाई अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट मिलता है तो पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट के परफेक्ट में जाने के लिए सब्जेक्ट लगता है हेल्पिंग वर्ब, आपका क्या लगता है? हैड का प्रयोग होता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कुछ लोग शॉक्ड हो गए होंगे कि डबल हेड कैसे आ गया, तो मेरे भाई एक आपका हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा आपका मेन वर्ब है, क्योंकि यहां पे आपका मेन वर्ब क्या था? हेड था। मेन वर्ब कुछ लोग के दिमाग में चला होगा सर ये तो सब्जेक्ट आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है, ऑब्जेक्ट आया, तो मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता, अगर आता भी है तो क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। और जब मेन वर्ब बन जाएगा तो मैं आपको अच्छे से यहां पे बता दूं कि हैज हैव जो आपका होता है ये फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म इसका हैड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हैड होता है। क्योंकि जितने भी वर्ब होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है, और आपका फिफ्थ फॉर्म, 5 फॉर्म आपके होते हैं जितने भी वर्ब होंगे। तो मेरे भाई कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आता, अगर आएगा तो मेन वर्ब बन जाएगा, और मेन वर्ब बनते ही उसके फॉर्म होने लगेंगे, और जब फॉर्म बनने लगेंगे तो प्रेजेंट जब पास्ट के परफेक्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो कन्वर्ट करेंगे पास्ट के परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लगाइए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। तो मेरे भाई मेन वर्ब कौन सा है? हैड है, और हैड का थर्ड फॉर्म हैड लगता है, तो एक हैड आपका हेल्पिंग वर्ब बन के आया, दूसरा आपका मेन वर्ब बन के आया। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चेंज द वॉइस को चेंज करना है यहां पे मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इट इज टाइम दिखे या इट इज हाई टाइम दिखे, इट इज टाइम दिखे या इट इज हाई टाइम दिखे, तो दोनों से बच के रहिएगा। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से तो उस चीज को हमें सीधा कॉपी कर देना है, तो हो जाएगा इट इज टाइम, और उसके जस्ट तुरंत बाद हमें टू नहीं लगाना है बल्कि फॉर का प्रयोग करना है। फॉर किस में आया? इसमें भी आया, इसमें भी आया, पहली चीज ऑप्शन आपका नहीं होगा, फॉर सब में आया, सब में आया। चलिए इसके बाद देखते हैं, उसके बाद जब कभी भी आपको ये कंडीशन मिलता है तो लास्ट में आप ऑब्जेक्ट को उठाइए, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर बुक्स, ये टू आप यहां पे लिखिए, टू बी और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा, तो हो जाएगा फॉर द बुक्स। यहां पे हैव लगा हुआ है, ऑप्शन नहीं होगा, आर लगा हुआ है, ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन बचा? बी ऑप्शन बचा, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर इसमें आपको ढूंढना होगा। ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। अरे मेरे भाई गलती तो तुरंत पकड़ में आ गई। गलती क्या है? गलती है आपका इंफॉर्मेशन, यहां पे एस लगा हुआ है, तो कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं लिखा जाता है। चलिए, कभी भी वर्क्स नहीं लिखा जाता है, कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं लिखा जाता है, कभी भी मनीज नहीं लिखा जाता है, मनीज नहीं लिखा जाता है, कभी भी वाटर्स नहीं लिखा जाता है। मेरे भाई मैं आपको नाउन में सारा कुछ ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस गलत है, इसका मतलब बी पार्ट में गलती है, बी पार्ट में आपकी गलती है। चलिए अगले पे चलते हैं, यहां पे आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 19वां नंबर। 19वां नंबर को देखेंगे। 19वां नंबर है आपका, थोड़ा सा यहां पे गलती है, इस चीज को सही कर लीजिएगा। यहां पे आपका रहेगा टू समन्स। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी सेंटेंस में आपको वन दिखे या ए दिखे या एन दिखे, इन तीनों का मीनिंग होता है एक। क्या होता है? वन का मतलब भी एक होगा, ए का मतलब भी एक होगा, एन का मतलब भी एक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको ये सब चीजें यहां पे सेंटेंस में दिखेंगी तो ध्यान दीजिएगा, वो सिर्फ एक की तरफ इशारा करेगा। और इंग्लिश की दुनिया में आपको अच्छे से पता होगा, जब एक की तरफ इशारा होगा तो आपका आने वाला जो नाउन होगा कैसा होगा? सिंगुलर नाउन होगा। कैसा नाउन होगा? सिंगुलर नाउन होगा। लेकिन जब कभी भी एक से ज्यादा संख्या बढ़ेगी, एक से ज्यादा संख्या बढ़ेगी मतलब यहां पे 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, मतलब 2 प्लस बात किया गया, 2 प्लस बात किया गया, तो वहां पे फिर प्लूरल आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? प्लूरल नाउन आ जाएगा, प्लूरल नाउन आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे सेंटेंस में बोला गया है 2 समन्स, जो कि बिल्कुल गलत बोला गया है। समन्स अपने आप में एक सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। और प्लूरल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल बनाने के लिए हो जाएगा 2
टू समन्सेस, क्या हो जाएगा, मतलब लास्ट में SES जुड़ जाएगा तो हो जाएगा टू समन्सेस। बात समझ आ गई। समन्स का मीनिंग क्या होता है, समन्स का मीनिंग क्या होता है, तो समन्स का मीनिंग होता है कोर्ट द्वारा जो नोटिस जारी होती है या बुलावा पत्र जो आता है या जो नोटिस जारी होती है उसी चीज को कहा जाता है समन्स। बात समझ आ गई। समन्स कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो आपको दिखने में प्लूरल लगते हैं बट वो प्लूरल नहीं होते हैं। समन्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं मेरे भाई जो आपको लगते हैं दिखने में प्लूरल बट वो प्लूरल नहीं होते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कभी भी सेंटेंस में सीनरीज नहीं आता है। क्या नहीं आता है, सीनरीज नहीं आता है, बल्कि क्या आएगा, सीनरी आएगा। क्या आएगा, सीनरी आएगा। तो यहां पे ये चीज आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो हमेशा सीनरी लिखा जाता है या पोएट्री लिखा जाता है या पोएट्री लिखा जाता है, ये सब चीजें लिखी जाती हैं। इसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। बात क्लियर हो गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ। हमारा टोटल क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन, तो टोटल को 20 क्वेश्चन हो गए। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा कौन कितना नंबर पाया हुआ है। ये हमारा इंतजार रहेगा किस तरीके से चीजों को स्कोर करते जाते हैं। वीडियो को रोका करिए, आंसर किया करिए, अपना स्कोर लिखा करिए, उसके बाद फिर मैं जो एनालिसिस कराता हूं इसका आंसर लिखा करिए। ठीक है मेरे भाई, बस पसीना बहाते रहिए, एक दिन यही पसीना आपको जरूर रंग दिखाएगी, क्योंकि सफलता वक्त मांगती है, मेहनत मांगती है। और हाँ, जो कोई भी टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए मेरे भाई, जुड़ जाइए। वहां पे सारा इंफॉर्मेशन आपको पहुंचता रहता है। मूल मंत्रा क्लासेज वहां पे चैनल का नाम है, मूल मंत्रा क्लासेज चैनल का नाम है। वहां पे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ, जिस चीज को कोई भी कॉल या इंक्वायरी करना है, फटाफट इस नंबर पे कॉल करिए 9598920662। ठीक है, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिएगा, वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप फटाफट इंफॉर्मेशन दीजिएगा। ठीक है, और कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं सारा कुछ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी आई हुई है और उसका बैच मैंने आपको बता दिया है पहले ही आके कि अनाउंस हो गया है कब बैच स्टार्ट होने वाला है। तो 4 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, 4 तारीख से बैच स्टार्ट हो गया है। 7 से 10 इस बैच का टाइमिंग है। जिस किसी को ज्वाइन करना हो फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसी उड़ान के साथ अपने सफलता को भी उड़ान मारिएगा, उस तरीके से मेहनत करिएगा मेरे भाई। हमेशा ऑनेस्टी के साथ मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता आपके कदम चूमने वाली है। चलिए इसी विश्वास के साथ चलिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आपसे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।